हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लाहनकर, आपका हिस्ट्री का एजुकेटर। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स हैं जो हमारे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स सीयूईटी पीजी 2026 HUQP09 का पेपर जो 13 मार्च को होने वाला है तब उन्होंने नहीं करनी है। ऑब्वियसली ये जो 5 मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो अभी रिवीजन के आपके कालावधि से आगे आपके एग्जाम के दिन तक की हो सकती है। तो इस पर्टिकुलर सेशन से आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या नहीं करना है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पे लाए हैं आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और वो होता है चेंजिंग स्टडी मटेरियल। चेंजिंग द स्टडी मटेरियल क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों को अचानक से पता चलता है कि अरे यार ये बुक तो यूज नहीं करनी थी, वो करनी थी। अब रिवीजन के टाइम पे जहां पे हम लोग अब फरवरी में है, अचानक से कोई नई बुक पता चलती है, वो उसके पीछे लग जाते हैं। गलत बात है। अगर आपने वो बुक पूरे साल या फिर आपके पूरे प्रिपरेशन में नहीं यूज करी है तो उसको अब इस मुकाम पे आके चेंज करना यानी खुद के प्रिपरेशन के बहुत ज्यादा मतलब उसके प्रिपरेशन में अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देने जैसा है। तो ये चीज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अपने रिसोर्सेज के ऊपर, अपने स्टडी मटेरियल के ऊपर थोड़ा सा आपको भरोसा रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे अपने खुद के नोट्स के ऊपर भी भरोसा रखना बंद कर देते हैं रिवीजन के कालावधि में। जैसे ही वो बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लग जाते हैं, थोड़ी सी गलतियां यहां वहां हो जाती हैं, डरने लग जाते हैं। खुद के स्टडी मटेरियल के ऊपर, खुद के नोट्स के ऊपर इनको भरोसा नहीं रहता। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने स्टडी मटेरियल के ऊपर प्लीज भरोसा रखें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नॉट यूजिंग PYQs जुडिशियसली। इसका मतलब क्या है? आप कहोगे कि सर हम तो PYQs रोज सॉल्व करते हैं, 2021, 22, 23, 24, 25 ये तो आप भी सॉल्व करवा रहे हो हमसे, फिर ये जुडिशियसली हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, इसका मतलब क्या है? सीधा मतलब ये है कि जिस प्रकार से PYQs का इस्तेमाल आपको करना चाहिए उस प्रकार से आप नहीं करते। आप क्या करते हो? PYQs का रट्टा लगाते हो, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट है ये देख लेते हो। ऐसे नहीं यूज करनी होती PYQ। PYQ आपको यूज करनी होती है ट्रेंड एनालिसिस के लिए। ट्रेंड एनालिसिस आपको यहां से समझ में आएगा, है ना। उसके साथ साथ टाइप ऑफ क्वेश्चन यहां से आपको समझ में आएगा, टाइप्स, क्वेश्चन टाइप्स, है ना। इस प्रकार की चीजों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जहां से बार बार क्वेश्चन आके गए हैं, ऐसी पर्टिकुलर चीजों के लिए आपको PYQs का इस्तेमाल करना है, ना बल्कि इसका रट्टा लगाना है। ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्पेशली हिस्ट्री के बच्चों के लिए, वो है इग्नोरिंग क्रोनोलॉजी एंड टाइमलाइंस। अब जिन्होंने मेरे साथ क्लासेस करे हैं उनको पता है, हमेशा स्पेशली समर्थ के क्लासेस में मैं क्या करता हूं, आपको टाइमलाइन देने की कोशिश करता हूं। टाइमलाइन से एक्चुअली क्रोनोलॉजी बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को समझ में आती है। ना बल्कि सिर्फ आपको क्रोनोलॉजी के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बल्कि उसके साथ साथ एक पूरा का पूरा टॉपिक समझने के लिए क्रोनोलॉजी और टाइमलाइन आपके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब एक वैल्यू बूस्टर मैं कहता हूं ये हो जाएगी। अगर आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया लेकिन उसके बाद भी टाइमलाइन और क्रोनोलॉजी में आपको प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपने वो टॉपिक ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं किया है। राइट। नेक्स्ट अप, पुअर टाइम मैनेजमेंट। फोर्थ पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट जो है ये काफी ज्यादा पुअर होती है बच्चों की। इसका मतलब यह है कि 75 क्वेश्चंस हैं, 75 क्वेश्चंस में आपको कम से कम 70 से 72 क्वेश्चन करने हैं ताकि आपका JNU में सिलेक्शन हो पाए। ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, 2-3 राउंड्स लेने की कोशिश करते हैं कि पहले राउंड में सिर्फ उतने ही क्वेश्चन करूंगा जो मुझे आते हैं, फिर उस दूसरे राउंड में मैं ये करूंगा कि भाई एलिमिनेशन करूंगा, बाद में आऊंगा इस क्वेश्चन के ऊपर।
देखिए, मेरे ख्याल से जब कभी भी आप एक एग्जाम दे रहे हो, आपको टाइम पता है 90 मिनट, क्वेश्चन की संख्या पता है 75। CUET PG जैसे एग्जाम में 2 राउंड से ज्यादा लेना बहुत ही बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि टाइम ऐसे फिसलता चला जाएगा हाथ से, किसी को समझ में भी नहीं आएगा। ऐसे में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी एक बात जो टाइम मैनेजमेंट में आती है वो होती है क्वेश्चंस को ईगो के ऊपर ले लेना। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, आपने पढ़ा होता है उसके बारे में, और फिर जब एग्जाम में उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपकी ईगो हर्ट होने लगती है कि भाई ये तो मैंने पढ़ा था, फिर भी मुझे नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर टाइम बर्बाद हो जाता है। आपको किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो के ऊपर नहीं लेना है। कीप योर एकेडमिक ईगो असाइड एंड फेस द क्वेश्चन पेपर। ओनली देन यू विल बी एबल टू रिमेन अ लिटिल डिटैच्ड फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर। और अगर आपको एक हाथ टॉपिक पढ़ने के बावजूद एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत आ रही है तो उसको आप एक हम्बल तरीके से उसको एक्सेप्ट करें और उस पर्टिकुलर मिनट के लिए आगे बढ़ जाएं। बाद में उस क्वेश्चन के ऊपर आया जा सकता है, ठीक है। प्लीज प्लीज इसको आप जरूर कीजिएगा। एंड लास्टली, टेकिंग गेसेस। जब कभी भी मैंने बच्चों को बोला है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बच्चे लेने लगते हैं ब्लाइंड गेस। एक क्वेश्चन है जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी डायरेक्टली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया। देखिए, फिर भी 25% चांस होता है आपका क्वेश्चन सही आने का, लेकिन अगर पूरी तरीके से ही ब्लाइंड गेस ले रहे हो तो उसके गलत जाने के चांसेस 99% होते हैं, -1 ही होने वाला है। हम इतने लकी नहीं होते जितना हम खुद को समझते हैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के। तो प्लीज आप समझिए, ब्लाइंड गेसेस लेना बंद करिए। हाँ, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके अगर आपने 4 में से 2 या कभी कभार एक खाद ऑप्शन को अगर डिलीट कर दिया है तो उसके बाद थोड़ा सा आप उसके बारे में सोच सकते हो। तो मैं हमेशा कहता हूं ब्लाइंड गेस मत लीजिए। अगर आपको एक खाद क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता, ब्लाइंड गेस है, मत लीजिए। लेकिन अगर 2 ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर पाए, बहुत बढ़िया, उस क्वेश्चन को आपको 100% अटेम्प्ट करना है। और वहीं अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपने 4 में से केवल एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है, तो उसके बाद अभी तक का आपका एग्जाम कैसे है वो देखते हुए आपको डिसाइड करना है कि आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। तो ऐसे में ये जो 2 गलतियां हैं वो पेपर के दिन, जब आपका पेपर चल रहा है शायद तब आप करेंगे, और ये जो गलतियां हैं ये आप अभी रिवीजन के दौरान करेंगे। तो प्लीज ये 3 गलतियां जो रिवीजन के दौरान की है ये भी मत करिए, और ये जो 2 गलतियां हैं, मेन गलतियां जो पेपर के दिन आपसे हो सकती है, ये भी बिल्कुल मत करिएगा। आई होप I was able to convey the points properly to you all. Thank you very much everyone. I shall see you once again in yet another informative session. Bye bye.